उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और चलिए मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका मिशन मैथमेटिक्स पर। और हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन तक हो चुका है हमारा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हमें शुरू करना है। तो जब हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूलाज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम सेट लगाएंगे क्वेश्चंस के, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सभी से मिक्स करके आएंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो पाए कि हाँ भाई, अगर एक तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाता हूँ, एक में मिक्स क्वेश्चन लगाता हूँ, तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। और उसी के साथ फिर हमारे जो पीछे वाले फॉर्मूलाज हैं वो रिवाइज भी हो जाएंगे। तो ये रिवीजन करने का भी एक मेथड है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। आपको पता है अभी हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो लाइनें होंगी। एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax by प्लस c, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, यहाँ 1 1 डाल दो। दूसरी क्या हो सकती है, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है ये होती है, ये इक्वल टू 0 होती है सेपरेटली, ये इज इक्वल टू 0 होती है। लेकिन अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये दो इक्वेशन होती थी, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों को जैसे ही कंबाइन किया तो दोनों का जो प्रोडक्ट था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास अब जो पहले ये कैसी इक्वेशन आ रही थी, ये लीनियर इक्वेशन थी, अब ये कैसी आएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो यानी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो इसको मैं क्या, इसमें कौन कौन सी टर्म आएंगी, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म्स आ सकती है, इसमें वाई स्क्वायर की टर्म्स आ सकती हैं, इसमें एक्स इंटू वाई की भी टर्म्स आ सकती हैं, खाली एक्स की आ सकती हैं, खाली वाई की आ सकती है, कोई कांस्टेंट सी जो है वो भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, हमें ना एक जनरल इक्वेशन बना लेनी है। जनरल इक्वेशन किसकी बना लेनी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। ठीक है। और ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है जो कॉनिक सेक्शन के लिए भी यूज होती है। तो अभी हम एक बार जो है जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और कब ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक बार हम देख लेते हैं। भाई जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, वो क्या आएगी आपकी, 2 तो नहीं, यहाँ पे a x स्क्वायर b y स्क्वायर 2h x y 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें इसी पैटर्न में याद रखनी है, क्यों, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इसी के हिसाब से हम लर्न करेंगे, इसी के हिसाब से हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन है, यही इक्वेशन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है, यही इक्वेशन है जो कॉनिक सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है आपके पास, कॉनिक सेक्शन में एलिप्स जो है वो भी कॉनिक सेक्शन का हिस्सा है, पैराबोला, हाइपरबोला, और सर्कल भी कॉनिक सेक्शन का ही हिस्सा होता है। असल में जो कॉनिक सेक्शन होता है वो ऐसे होता है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी कॉनिक सेक्शन का ही हिस्सा आता है। ठीक है। ड्राइंग मेरी इतनी बेटर नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अब ये एक कोन है, ठीक है, ये सॉलिड है, आप ये मान के चलो ये अंदर से क्या है आपका, सॉलिड है। ठीक है। तो अब ये एक कोन है। ठीक है। इमेजिनेशन कर लो किसी भी चीज की कि ये भी एक जो भी है हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म है जिसकी जो शेप है वो कोनिक है। तो अब ये कोन है, अगर मैं इसको किसी प्लेन से सीधा काटती हूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे काटती हूँ जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल हो और वाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हो, तो ये हिस्सा ऐसे कट जाएगा, है ना। जैसे ही ये हिस्सा कटेगा तो ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर जो रहेगा बिल्कुल गोलाई में आएगा, वो क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। इसको अगर आप कंसीडर करना चाहो तो ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये मेरे पास गाजर है ना, ये मैंने गाजर ले ली। ठीक है। अब इस गाजर को जैसे ही मैं बिल्कुल चाकू से सीधा काटूंगी तो ये जो हिस्सा आएगा ये बिल्कुल गोल आएगा, सर्कल आएगा। लेकिन अगर मैं इसको तिरछा काटती हूँ, जैसे आप सैलेड काटते हो तो उसमें आपको दिखाई देगा, जैसे ही आप इसको तिरछा काटोगे किसी प्लेन से, किसी चाकू से, इसको जैसे ही तिरछा काटोगे तो ये एलिप्स आ जाएगा, है ना। और जैसे ही आप इसको इधर से काटोगे, ठीक है, तो आपका पैराबोला, हाइपरबोला, वो सारी जो, अगर और इसको और चेंज करना शुरू कर दोगे तो हाइपरबोला, पैराबोला वो उस टाइप से आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बीचों बीच काटोगे, बिल्कुल सीधा काट दोगे, ठीक है, तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉनिक सेक्शन का ही हिस्सा होता है सारा।
तो इससे हमें फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं लगभग एलिप्स के, पेरोस्ट्रेट लाइन के, सर्कल के, पैराबोला का, हाइपरबोला का कुछ हल्का फुल्का चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। और हम डर जाते हैं कि मैं इतने फॉर्मूलाज कैसे याद करूं, लेकिन आप देखोगे इनमें बहुत क्लोज रिलेशन है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बात कर रही थी, पेरोस्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये पेरोस्ट्रेट लाइन को ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पेरोस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका जो तरीका ये है कि आपको कैलकुलेट कर लेना है ए, अब मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ ताकि मेरे से कोई गलती ना हो, ए बी सी, यहाँ एच, यहाँ पे भी एच, वहां पे एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे भी जी। ये मेरा तरीका है। आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना है इसका। अगर ये डिटरमिनेंट आ जाए जीरो, अगर डिटरमिनेंट क्या आ गया जीरो, तो फिर ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेरोस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि क्या कोई क्वेश्चन, बहुत कम रेयर चांस होता है कि इस टाइप से वो पूछ ले कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉनिक सेक्शन को, पेरोस्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप यहाँ से ये डिटरमिनेंट निकालते हो और बता देते हो। अब यहाँ पे अगर ये जीरो आ गया तो ये पेरोस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपके पास सिर्फ आप समझ लो, पीडीएफ में सब कुछ है आपके पास, तो ये मैंने सब पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो सिर्फ आप समझ लो। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आपको जीरो देती है तो ये पेरोस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अगर ये जीरो नहीं देती तो फिर ये आपका या तो सर्कल होगा जो है आपका अलग अलग आता चला जाएगा। सर्कल की कंडीशन क्या रहेगी? सर्कल की कंडीशन ये होती है कि ए का जो कोफिशिएंट है और वाई, एक्स का जो कोफिशिएंट और वाई का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है, यानी ए जो है वो बी के ही इक्वल आता है। और ये टर्म सर्कल के अंदर होती नहीं है, एक्स इंटू वाई वाली कोई टर्म नहीं होती। इसका मतलब एच जो है वहां क्या आता है? जीरो। अगर ये दो कंडीशन हुई और ये नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो फिर मैं ये बोलूंगी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसका सर्कल का जो है रेडियस क्या होगा या सेंटर क्या होगा वो तब हम डिस्कस कर लेंगे जब हम सर्कल करेंगे। लेकिन मैं अभी खाली ये बता रही हूँ कि अगर ये आ जाता है जीरो के इक्वल, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता तो ये पेरोस्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता और ये कंडीशन होती है तो ये फिर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा, अगर ये चीज ना हो, कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई ना हो, तो इसका मतलब फिर वो क्या होगा? या तो एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा। अब क्योंकि ये जो चीज है ये जीरो के इक्वल नहीं है तो वहां से हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आ गया तो पैराबोला है, अगर ये जीरो आ गया तो पैराबोला है। और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर आ गया ए बी से तो फिर ये क्या है आपका? ये आपका हाइपरबोला है। ये क्या है आपका? हाइपरबोला है। और अगर एक्स स्क्वायर लेस देन आ गया ए बी के फिर ये आपका क्या है? फिर ये आपका एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास, पहले तो आप ये देखोगे कि ये जीरो तो नहीं है, जीरो हुआ तो पेरोस्ट्रेट लाइन, जीरो नहीं हुआ तो फिर या तो सर्कल है। सर्कल की कंडीशन क्या आई? ए बी के इक्वल आएगा और एच जो है वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म वहां नहीं होती, ठीक है। और अगर ये भी सर्कल भी नहीं हुआ तो फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो वो पैराबोला है। अगर वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? आपका हाइपरबोला है। और अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ गया तो वो एलिप्स है, ठीक है। ये बातें हम जब कोनिक सेक्शन करेंगे वहां पे भी दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम खाली यहीं पे अपनी पेरोस्ट्रेट लाइन पे बात कर लेते हैं कि अब इसी पे हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। अब पेरोस्ट्रेट लाइन के लिए ये चीज किसके इक्वल आ जाती है? जीरो के इक्वल आ जाती है। कई बुक्स में इसी चीज को सोल्व करके, अगर हम इसी चीज को सोल्व करके लर्न करते हैं तो ए बी सी प्लस 2HGF ये तीनों कांस्टेंट आ गए। कहाँ गया वो? H G और F। माइनस में फिर क्या आ जाता है आपका? A F स्क्वायर, माइनस में B G स्क्वायर, माइनस में C H स्क्वायर। अगर ये चीज भी काउंट करता है, अगर ये जीरो आ जाए या फिर आप ये वाला डिटरमिनेंट याद रख लो, ये जीरो आ जाए तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, आप ये डिटरमिनेंट भी
लर्न कर सकते हो। मैं ये डिटरमिनेंट लर्न करती हूँ क्योंकि इसमें कई बार मैं छोड़ देती हूँ, तो ये मुझे हमेशा याद रहता है। और मैं इसको हमेशा जब लिखती हूँ तो इसी पैटर्न में लिखती हूँ कि मैं पहले डायगोनल वाले एलिमेंट मुझे याद रहते हैं कि A B C, फिर यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे G है, यहाँ पे भी G है, पूरा कंप्लीट हो जाता, कोई गलती नहीं होती, कभी कुछ छूटता नहीं है, कुछ आगे पीछे भी नहीं होता। तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लर्न करते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कि नेक्स्ट इसमें क्या आपके पास आने वाला है। ये आप समझ चुके हो कि आपके पास जब भी इक्वेशन होगी तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कोई इक्वेशन अगर मैं ले लेती हूँ तो ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। ये एग्जाम्पल को आप देखोगे, हालांकि देखो वो आपके पास जब एग्जाम में देगा ना, अगर उसने खुद बोल दिया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और आपको ये बताना है कि इनके बीच का एंगल क्या है या ये कैसी है, पैरेलल है, काटती है एक दूसरे को या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये चीजें आपको चेक करने दे सकता है। अब जब उसने खुद मुझे बोल दिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फिर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये जो डिटरमिनेंट जो हम चेक किया था, अभी देखा था, उसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दिया मुझे, तो फिर मुझे क्यों चेक करना है। अब ये जो चीज है, कई बार अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ दो जो भी लाइनें हैं उनके अलग अलग फॉर्म में, तो आपको पता है इसमें क्या करना होता है, ये ध्यान रखना आप, ये काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से फैक्टर बना लेने हैं, या तो आप इसको एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर की इक्वेशन मान लो, मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे x को वेरिएबल मान लो और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो। एज अ कांस्टेंट जब ट्रीट करोगे, या आपको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दिख रही है तो फैक्टर कर सकते हैं हम इसके, है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं अगर फैक्टर करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए और उनको माइनस कर दो तो 1 आए, तो 2 1 जा 2 ही हो गया ना। तो इसके जो फैक्टर रहेंगे वो आपके इस तरह से फैक्टर बन जाएंगे, है ना, इस तरह से ये फैक्टर बन जाएंगे। और फिर मैं इसके बाद इसमें से जो भी कॉमन लूंगी तो 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बचेगा, और उधर कौन कॉमन आ जाएगा, उधर y कॉमन आ जाएगा, और इधर आपका पास क्या बचने वाला है, x माइनस वाई। तो फैक्टर क्या बन गए यहाँ से 2x माइनस प्लस वाई, और क्या बच गया आपके पास x माइनस वाई, ये फैक्टर बच गए, है ना। तो ये जो पहले वाला है ना, या तो इसको एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक मान लो या इसको वाई स्क्वायर की क्वाड्रेटिक मान लो और इसके फैक्टर बना लो। जैसे ही आप इसके फैक्टर बना दोगे तो ये आगे वाला हिस्सा तो मेरा आ गया। जैसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आएगा, आगे वाला हिस्सा कंप्लीट आ जाएगा, ये पोर्शन रह गया, है ना। जैसे ही ये पोर्शन रहेगा तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि जो मेरी लाइनें हैं ना वो इस टाइप से है, 2x प्लस वाई प्लस k1, ठीक है। दूसरी लाइन मेरी क्या हो सकती है, x माइनस वाई प्लस k2। तो यानी जो दो लाइनें हैं वो कैसे होंगी, वो इस फॉर्म की होंगी या इस फॉर्म की होंगी, ये कांस्टेंट मुझे नहीं पता, ये हमारा एक अलग मैटर रहता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट सेपरेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ से ये बता सकती हूँ कि एक लाइन तो है मेरी ये और दूसरी लाइन है मेरी ये, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको अलग अलग भी बता सकती हूँ कि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अलग अलग सेपरेट दिखाने का। तो आगे एक बार और आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या गिवन है, ठीक है। और जो है आपका इसके बारे में क्या हम पता लगा सकते हैं कि पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में हमें ये तो पता चल गया कि भाई वो जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो दूसरा हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर मेरे पास x स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाए, ठीक है, x स्क्वायर जो भी, अब जैसे यहाँ पे ही है h कितना है मेरे पास, h कितना होता है यहाँ पे 2 होता है, 2h होता है, तो h, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, h जो हुआ वो 1/2 हुआ, है ना, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ हुआ। h की वैल्यू क्या हुई, माइनस का 1/2 हुआ। a कितना है यहाँ पे 2 है और b कितना है यहाँ पे माइनस का 1 है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आ जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगी, और माइनस ए बी करोगे तो वो प्लस ही आएगा, 2 × 1 2 ही आएगा। तो ये जो आएगा आपका आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब ये जो चीज है आप ये कैलकुलेट करते हो, अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाए तो इसका मतलब पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, यानी कोइंसाइड है, ठीक है, वो दोनों लाइनें कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाए, छोटा आ जाए 0 से, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, वो क्या होती है आपकी इमेजिनरी लाइन होती है। लेकिन अगर ये हो जाए ग्रेटर देन 0 तो फिर जो लाइनें हैं वो रियल हैं और अलग अलग आएंगी, डिफरेंट आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगी, ठीक है। और अगर ये इक्वल 0 आ गया तो दोनों लाइनें क्या रहेंगी आपकी कोइंसाइड करेंगी। ये आपको ना उस वाले फॉर्मूले से याद हो जाएगा जो आप क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में वो वाला फॉर्मूला याद करते हो ना, बी स्क्वायर माइनस और 4ac डिस्क्रिमिनेंट को जब चेक करते हो, है ना, तो आप इसी चीज को चेक करते हो। तो यहाँ पे जो है आपका 4 नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये काम करेगा। तो ये तरीका है कि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बता सकते हो कि वो कैसे बिहेवियर रखती है, क्या उनका आपस में रिलेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास और क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो जो लाइनें आएंगी वो आएंगी ax तो नहीं लू मैं, यहाँ a1 ले लू, a1x b1 बाई c1, दूसरी क्या रहेगी a2x b2y और c2, है ना, इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मेरे पास जो लाइन है ये वाली टर्म उसमें हट जाए, ये वाली टर्म उसमें ना हो, ठीक है, ये वाली टर्म नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइनें थी सिर्फ अगर मेरा यही पार्ट होता, तो अभी अभी हमने जो फैक्टर किए थे वो कितने किए थे, 2x प्लस वाई और एक था x माइनस वाई, तो ये इसी टाइप की रह जाएगी, यानी ये टाइप क्या रहेगी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक रहेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन रह गई ये इस टाइप की रह गई कि y इज इक्वल टू mx, है ना, इस टाइप की रहेगी। अगर मेरे पास सिर्फ ये टर्म हो, यानी मेरे पास f जो है वो भी 0 हो जाए, g जो है वो भी 0 हो जाए और c जो है वो भी 0 हो जाए, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जिसके अंदर मेरे पास मुझे ये पता चल जाता है कि y इज इक्वल टू mx टाइप की जो है वो मेरी दोनों जो लाइनें हैं वो इस टाइप की। और इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है कि ओरिजिन से पास करेगी। इसमें क्या खास बात है कि ये ओरिजिन से पास करेगी, मतलब ये अगर मेरा y एक्सिस है, ये अगर मेरा x एक्सिस है, तो जो दोनों लाइनें हैं ना, दोनों ही लाइनें मेरी कहां से पास करेंगी, दोनों ही लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x, तो ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइनों का पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे सर्कल होता है, स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है कि जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर होता है और रेडियस जो है वो a होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि इसका सेंटर ओरिजिन और इसका रेडियस a है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ। तो ये भी हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर दोनों ही लाइनें हमारी ओरिजिन से पास करती है तो जो मेरी जनरल इक्वेशन थी वो सिमट के बस इतनी बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला आने वाला है, क्या हम बात करेंगे इसके बारे में। हमने ये तो पता कर लिया कि अगर मेरी लाइन इस टाइप की है, ठीक है, यानी दोनों ही जो लाइनें हैं, जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रही है, इकट्ठा कंबाइन इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन इक्वेशन, किसकी, स्ट्रेट लाइंस की, जिसमें से एक तो होगी y इज इक्वल टू mx m1x, दूसरी होगी y इज इक्वल टू m2x। m1 और m2 क्या है, m1 है इस लाइन का स्लोप, स्लोप क्या है इसका m1, और इसका जो स्लोप है वो क्या है m2, है ना, इसका जो स्लोप है वो क्या है m2, ये दोनों के स्लोप है, ठीक है। अब इन स्लोप के अंदर भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगी। अगर मैं सम ऑफ स्लोप्स करती हूँ m1 प्लस m2 करती हूँ तो वो आएगा -2। देखो आपके पास जब आप सम ऑफ रूट और वो करते थे, इसको मैं लिख के दिखा देती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन ऐसे होती थी, है ना,
और यहाँ पे होता था आपके पास bx और यहाँ पे होता था c। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इसके कोई दो रूट होते थे अल्फा और बीटा। आप क्या कहते थे, सम ऑफ जो रूट्स आएगा यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये आप 9th 10th में ही करना शुरू कर देते हो, 8th 9th में ही। तो माइनस का b बाई ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आता था वो क्या आता था, c बाई ए आता था। अब आपके पास b क्या है, आपके पास ये वाली मिडिल टर्म है ना, और बाई में जो स्क्वायर वाली टर्म है इसके बाई में a, और ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। अब देखो ये खाली मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, अदरवाइज इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको मन में सोच लेना है कि ये जो मेरी इक्वेशन है ना, ये मेरी वाई स्क्वायर में इक्वेशन है, यानी बी वाई स्क्वायर में पहले लिख लूं 2hxy। अब ये मेरा कांस्टेंट बच गया है ना, कोफिशिएंट बच गया, ये y आ गया, और x a x स्क्वायर ये मेरा क्या बच गया, कांस्टेंट टर्म बच गई। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो सम ऑफ स्लोप्स आएगा, सम ऑफ स्लोप्स क्या आएगा, -2h में b, -2h में b। अब हम x को छोड़ देंगे, x को नहीं लेंगे यहाँ पे, बस आपको ये मत सोचना है कि 2hx बाई में भी लूं मैं, हालांकि क्योंकि कांस्टेंट तो मेरा x भी आ रहा है कोफिशिएंट, तो लेकिन सिर्फ याद करने का तरीका है कि आपको इसके बाई में b ले लेना है। और अगर मैं इन्हीं का प्रोडक्ट करती हूँ m1 इंटू m2, तो वो क्या आएगा मेरा a बाय b, वो क्या आएगा मेरा a बाय b। ये जो है ये फॉर्मूला है। अब इसका कोई लेना देना नहीं था, बस ये क्योंकि वो चीज हमें बचपन से याद है और ये चीज हमें नहीं याद करनी है, तो इसलिए इसको उससे जोड़ के हमने याद करवा दिया कि ये अगर ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, जो दोनों ही लाइनें हैं ओरिजिन से पास करती है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इसका ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है, ये दूसरी का स्लोप है। ठीक है, तो सम ऑफ स्लोप लोगे वो -2h बाई b आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लोगे वो a बाय b आएगा। ठीक है, ये लर्न करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक जो न्यूमेरिकल है वो लगा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या कहता है न्यूमेरिकल आपके पास, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे माइनस है, -7y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसने कहा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उसने ये सारी स्टेटमेंट में दी है, आप लिख लो क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और इसकी शक्ल देखिए आपको पता चल रहा है कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास करेंगी, 0 0 से पास करेंगी, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। जैसे ही कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाती है तो आप क्या कहोगे, वो 0 0 से पास करेगी। तो अब आगे चलते हैं, आगे वो ये कह रहा है कि ये दो लाइनें हैं, y इज इक्वल टू m1x, दूसरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ यही बनेगा। ठीक है, y इसको आप ऐसे लिखोगे, ये y इधर आके बनेगा ना, y माइनस m1x और y माइनस m2x, ये दो लाइनें आएंगी है ना, इनको रिप्रेजेंट करेगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ स्लोप्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो आप बताओ कि k की वैल्यू क्या आएगी। मतलब m1 प्लस m2 इक्वल है m1 इंटू m2। फॉर्मूला हमें याद है ना, फॉर्मूला मुझे यहाँ रखना है और इसको निकाल देना है। m1 प्लस m2 क्या आता था मेरा, माइनस का 2h बाय में b, और ये क्या आता था a बाय b। b तो दोनों तरफ से कट ही जाना है, इसको मैं अभी काट दूं, बाद में वैल्यू रख दूंगी। अब किसकी वैल्यू रखनी है, h की। h कितना है मेरे पास, k, -2k, a कितना है मेरा, a है मेरा 4 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से -2। मुझे k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी और बहुत आराम से मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपका बनता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था, ये आपको ध्यान आ गया होगा, याद हो गया होगा, यही है जो अभी तक हमारा पहला फॉर्मूला आया है। इससे पहले खाली हमने डिस्कस किया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे पहचान करें, पहचान करने के बाद कैसे बताएं कि वो इमेजिनरी लाइन है, रियल और डिस्टिंक्ट है, या फिर वो कोइंसाइड करती है। तो आगे क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी दी होगी, वो मैं लिख नहीं रही। ठीक है,
ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये मान लो मेरा एक्स एक्स वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। तो ये दो लाइनें हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको ये बताना है कि इनके बीच का एंगल, ठीक है, एक थीटा होगा, जो ये होगा वही यहाँ पे होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, है ना। तो क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, तो अगर आपको ये एंगल दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आपको ये अगर उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan, ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 2 इंटू फॉर्मूला है ये एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है आपका एंगल निकालने का। अब जैसे ही अब ये अक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है जैसे हमें, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही मान के चल रहे हैं। अगर अक्यूट एंगल हुआ तो प्लस ले लोगे और ऑब्ट्यूज एंगल निकालना हुआ तो माइनस ले लोगे। क्यों, क्योंकि tan में देखो जैसे ही आपका 90 से ज्यादा जाएगा, जैसे ही 90 से ज्यादा जाएगा तो tan क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव आएगा और जो है अक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव आएगा। और ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आप वहां से देखोगे ए बी देखोगे, ये कैलकुलेट कर लोगे, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जब आप करोगे न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास वहां पे पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है जो हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है। नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट है आपके पास उसके बाद वो ये कह रहा है, अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2h(xy) इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये किससे पास कर रही है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। अब ओरिजिन से तो पास कर रही है, लेकिन अगर इफ ये जो भी दो लाइनें हैं, ये मान लो ये y माइनस का क्या रहेगा आपका m1x, दूसरा क्या रहेगा y माइनस का m2x। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आप कैसे बताओगे कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जब दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती तो आपको पता है कि m1 इंटू m2 क्या आएगा, माइनस का 1, और m1 इंटू m2 यहाँ से फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, हम a बाय b निकालते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि a बाय b जो है वो -1 आए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ a जो है वो माइनस का b आए, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b अगर मैं कर दूं तो वो क्या आए, 0 आए। तो यहाँ से अगर आपको सिर्फ ये इक्वेशन दे दे और वो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि भाई बताओ कि ये जो है लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 आ गया, यानी इनमें दोनों में जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल रहेगा, निशान एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, तभी तो वो कट के 0 बनेगा। तो ये जो पहचान रहेगी ये परपेंडिकुलर लाइंस की रहेगी, यानी वो जो पेयर है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये भी 90, अगर एक 90 बनेगा तो फिर चारों ही 90 बनेंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब a प्लस बी जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। और अभी देखो, अभी एक और बात मैं यहाँ पे बताती हूँ, इसको हटा दो, ठीक है। हमने ये कंडीशन को निकालने की, जब लाइनें परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 है। अभी जो हमने फॉर्मूला एंगल निकालने का किया था, tan थीटा का किया था, क्या किया था, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाय में a प्लस बी। अगर 90 डिग्री हुआ, अगर यहाँ पे मैं 90 डिग्री डाल दूं, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि ऊपर है साइन 90 और नीचे है कोस 90, और कोस 90 क्या होता है आपका 0, कोस 90 क्या होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये क्या आ जाएगी आपकी 1/0। और ये भी यहाँ पे भी आप देख रहे हो
ऊपर तो चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ये जो चीज है नीचे वाली चीज है a प्लस बी अगर 0 आ रहा है, जैसे ही नीचे 0 आएगा तो आप समझ जाओगे वो इंडेटरमिनेंट फॉर्म है, और वो 10 को किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एंगल कितना हुआ वहां पे 90 डिग्री हुआ। यानी हम दोनों ही तरीके से ये बता सकते हैं कि अगर लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन रहेगी, a प्लस बी जो है वो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था ये आपके पास पहचान थी, आपको पहचान करनी हुई तो आप ऐसे कर लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कह दे 2x² माइनस 2y² प्लस का 4xy इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने ये देखा ये 2 है ये -2 है, तो क्या रहेगा मेरा, ये दोनों ही जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वो परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो बीच बीच में हम कहीं किसी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, कहीं किसी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या गिवन है, आगे आपके पास ये गिवन है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय दिस। ये क्या कहना है कि आपके पास ना ओरिजिन से पास करता हुआ पेयर है, ओरिजिन से पास करता हुआ पेयर है, तो आपको पता है बस इक्वेशन इतनी ही बच जाएगी, आगे बचेगी ही नहीं, इतनी ही बच जाएगी अगर वो ओरिजिन से पास करती है। जैसे ही वो ओरिजिन से पास करती है तो वो ये कह रहा है ये दो लाइनें होंगी ना, कोई भी दो लाइनें होंगी, है ना, तो अब वो ये कह रहा है कि ये दो लाइनें आई हैं, इन्हीं दो लाइनों के परपेंडिकुलर कोई और दो लाइनें आएंगी, उनका पेयर निकालो, मतलब ये खुद दो हैं। ठीक है, अब एक ऐसा पेयर निकालो, वो भी ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, 0 0 से पास कर रही है, एक ऐसा पेयर निकालो जो एक लाइन तो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर हो और दूसरी लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इस पेयर पे जो परपेंडिकुलर पेयर हो, इस पेयर के ऊपर जो परपेंडिकुलर पेयर हो वो लाइन निकालो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको तिरछा बना लूं, लगभग ये इक्वल से ही एंगल बन गए थे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूँ, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू m1x है, ये y इज इक्वल टू m2x है। अब एक लाइन लेनी है आपको जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर इस टाइप से हो सकती है ना, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ये एक पेयर आ गया, सॉरी एक लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन लेनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो वो एंगल कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ये तो ये परपेंडिकुलर आ गई, ये भी परपेंडिकुलर आ गई। तो देखो हमारी जो पुरानी लाइनें थी, पुरानी लाइनें मेरी कौन सी थी, पुरानी लाइनें थी मेरी ये वाली थी, है ना, और एक ये वाली थी। अब ये एक पेयर था, अब ये नया पेयर आ गया जो इस पुराने पेयर पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एक लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यानी एक पेयर के ऊपर दूसरा पेयर निकालो जो इसी के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसकी पहचान क्या रहेगी आपकी, उसकी पहचान ये रहेगी कि आप x और y के कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो। आप क्या करो, x के और y के कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, ये यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा bx² और ay² और h को कर दो नेगेटिव, 2hxy इज इक्वल टू 0। तो ये जो रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, इस पेयर के ऊपर ये पेयर परपेंडिकुलर रहेगा। क्या किया, x के और y के कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ हमने स्ट्रेट लाइन में भी किया है ना, स्ट्रेट लाइन में भी हमने किया था ना। स्ट्रेट लाइन में देखो हमारे पास ये पता है हमें कि एक लाइन थी मेरे पास वहां पे, एक लाइन हमारे पास वहां पे क्या थी, ax by प्लस c थी, है ना, और मुझे इसी के क्या लेनी थी, दूसरी लाइन परपेंडिकुलर लेनी थी। अब उसमें परपेंडिकुलर में क्या रहेगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या होता है, -b/a होता है ना, a/b होता है, सॉरी माइनस का a/b होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। अच्छा, अब वो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या आना चाहिए, इसका मतलब b/a आना चाहिए, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज भी हो जाएंगे, और क्या निशान में भी फर्क रहेगा, हाँ निशान में भी फर्क रहेगा, क्योंकि ये माइनस है वो आपका इसका उल्टा आना चाहिए। ठीक है, तो जो रहेगा आपका स्लोप वो क्या आ जाएगा, वो जो लाइन रहेगी वो क्या आ जाएगी आपका, ये इंटरचेंज हो जाता था। इंटरचेंज कैसे हो जाता था, bx माइनस का ay प्लस कुछ भी कांस्टेंट है ये चेंज हो जाता था, है ना। लेकिन अब की बार हमारा ये स्ट्रेट लाइन में था, जब सेपरेट भी ये लाइन इस लाइन के क्या है,
परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर। अब पेयर है, वो पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको सिर्फ x के और y के जो है कोफिशिएंट को चेंज कर देना है और h को क्या कर देना है, आपको नेगेटिव कर देना है। क्या हम इस चीज को अपने किसी और मेथड से भी निकाल सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है हमारा, दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, नहीं वो, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, the equation of pair of line passing through x1 y1 and perpendicular to the pair of line this is आपको बतानी है। अभी देखो, अभी ये जो था, ये लाइन क्या थी आपकी, ये एक पेयर था, ये किससे पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था। ये पेयर जो आया इसके परपेंडिकुलर आया, ये भी किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि अब अगर एक पेयर है, ये तो ओरिजिन से पास कर ही रहा है, ये 0 से पास कर ही रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, लेकिन दूसरा पेयर जो है वो अगर यहाँ पे कोई x1 और y1 है, इससे पास करी, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर लूंगा है, ठीक है, और दूसरी लाइन में किस पे परपेंडिकुलर लूंगी, फिर इस दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर लूंगी, ये वाली लाइन आएगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लूंगी, ठीक है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, खाली आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना। फॉर्मूला जो है आपका पिछले वाली से बिल्कुल मैच करता हुआ मिलेगा, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। ऊपर अभी अभी जो फॉर्मूला किया उसके अंदर जो एक पेयर के ऊपर दूसरा पेयर है वो ओरिजिन से ही पास करता है। अब वो ये कह रहा है कि एक फाइंड आउट करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या है वो, विच पासिंग थ्रू किससे पास करता है, x1 से और y1 से, और वो परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू 1, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जब निकालनी हो तो अभी हमने क्या किया था, कोफिशिएंट को चेंज कर दिया था, जो x का कोफिशिएंट था वो y का हो गया था, तो अभी भी वही करेंगे, जो a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट a है वो y का बन जाएगा, और जो y का है वो b का x का बन जाएगा, ठीक है, यानी b x माइनस x1 उसका स्क्वायर, फिर क्या आएगा a x y माइनस y1 उसका स्क्वायर, अब माइनस का 2h था ना, वहां क्या था फॉर्मूला हमारा, b x स्क्वायर a y स्क्वायर माइनस का 2h x y, ये बन गया था ना। अब आपको बस x की जगह क्या रख देना, x माइनस 1, y की जगह क्या रख देना, y माइनस 1, क्यों, क्योंकि अब वो जो पेयर नया आएगा वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और माइनस का 2h x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रहेगा मेरा नया पेयर आएगा जो इस पेयर पे परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। नोट डाउन चाहे करो चाहे ना करो, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, आपको सिर्फ अभी मैं ये फॉर्मूलाज बता रही हूँ, फिर हम क्वेश्चन का सेट लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट वो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो अभी हमने एक तो हमें परपेंडिकुलर पेयर, एक पेयर था उसके ऊपर परपेंडिकुलर पेयर निकालना। अब ये कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस पेयर के अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं रेड ले लेती हूँ पेन ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये जो लाइन है एंगल, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इसको बाइसेक्ट करेगी तो आगे बढ़ के इसको भी बाइसेक्ट करेगी, दूसरी लाइन जो होगी वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये ब्लैक वाला जो है वो तो इसको रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ये वाली इसको रिप्रेजेंट कर ही रही है। अब ये अगर मैं इनके एंगल ऑफ बाइसेक्टर को ले लूं तो ये जो नया पेयर आएगा इसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी इक्वेशन जो रहेगी वो आपकी कैसे निकालनी है, ठीक है। ये जो रहेगा ये आपके रहेगा, ये जो रेड वाली जो लाइनें हैं, ये जो एंगल को बाइसेक्ट करने वाला पेयर आया है, इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में a माइनस बी
इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई में एच। अब आप ये देख लोगे, है ना, ये जब इसको h को इधर लेके जाओगे, इसको उधर लेके जाओगे, तो इसको सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन जो है आपकी थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी। ये किसके लिए इक्वेशन बनी है, ये इसके लिए इक्वेशन बनी है, ये इसके लिए नहीं है। वो a एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy इज इक्वल टू 0 इस लाइन के लिए है जो ओरिजिन से पास करती है। ये ओरिजिन से पास करेगी तो एंगल बाइसेक्टर भी किससे पास करेंगे, ओरिजिन से ही पास करेंगे। अगर ये खुद लाइनें किससे पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही है, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर आया ये भी किससे पास करेगा, आपका ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी। ठीक है, अच्छा ये किसकी लाइन आई है, ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन आई है। ठीक है, अगर ये जो पेयर था ये इस टाइप की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता हो तो इसका मतलब वो किस पॉइंट से पास करेंगी, किसी न किसी पॉइंट से तो वो पास करेंगी ना, जिस पॉइंट पे वो दोनों काटेंगी खुद। मान लो वो x1 y1 पे काट रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर बाई में a माइनस b, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 बाई में h। तो ये जो है अगर वो किससे पास करती हो, दोनों लाइनें x1 और y1 से पास करती हो, तो फिर आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए है और ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए है। ठीक है, तो ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। ये खाली आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, एक बार ये फॉर्मूला निपटा दे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही न्यूमेरिकल लगाएंगे हम हर बार हम फॉर्मूलाज को वापस रिपीट करेंगे, लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही बार बार लिखोगे, जैसे ही बार बार देखोगे, आपको लर्न हो जाता है, आपको याद हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे काटता है, जिस पॉइंट पे काटता है उसको आपस में काटने वाला जो पॉइंट है वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि ये बार बार यूज होगा। वो क्या था, उसमें क्या था, उसमें हम एक्स वाई वाली टर्म को रिमूव कर रहे थे, है ना। तो अब हमें रिमूव नहीं करना, अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या था, हाफ भाग जा, है ना, हाफ भाग जा, नीचे क्या था माइनस एच स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे h के साथ कौन गया है, f गया है, h के साथ कौन गया है, y वाला। अब h के साथ कौन जाएगा, g चला जाएगा। ये तो हमने याद रखिए, हाफ भाग जा, नीचे वही है a b माइनस एच स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है कि अब मैं दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना चाहती हूँ, तो h के साथ यहाँ f आया है, वहां क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। यहाँ b के साथ g आया है, b के साथ g आया है, अब a के साथ f आ जाएगा, a के साथ f आ जाएगा। नीचे क्या रहेगा आपका, वही ab माइनस एच स्क्वायर। तो ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। अब यहाँ पे भी आपके पास एक और भी मेथड है, अगर आप वो मैंने लिख लो, आप वो मैंने पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ। फॉर्मूला ये है कि ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, सीधा आप पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन बाय चांस अगर ये आपके माइंड से स्किप हो जाए या फिर आपको ये लगे कि भाई पता नहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, श्योर ना हो आप किसी चीज को लेके, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। ये जो भी फंक्शन है, ये इसको अगर मैं एफ नाम दे दूं तो करली एफ बाई करली एक्स निकाल लो, उसको 0 के इक्वल रख दो, फिर करली एफ बाई करली वाई निकाल लो, उसको 0 के इक्वल रख दो, दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब अगर मैं यहीं पे करना चाहती हूँ तो क्या आएगा मेरा, ये आएगा मेरा क्या, 2ax, ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो गया। यहाँ पे मैं x विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, तो क्या बच जाएगा, 2hy बच जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, 2g बच जाएगा। ये एक इक्वेशन आएगी। फिर दूसरी विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो ये कांस्टेंट टर्म की तरह यूज होगा, ये खत्म हो जाएगा, 2by, फिर मेरा क्या आएगा 2hx, और फिर मेरा क्या आएगा 2f। एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन ये आएगी। इसको सोल्व कर लो, जैसे ये इस साइड से आ जाएगी 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, 5x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा। लेकिन ये
ये खुद जो भी आएंगी ये वो पेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका होगा वही उसका होगा। ये दूसरा मेथड है जो बहुत कम हम यूज करते हैं। मैं तो सीधा फॉर्मूला ही मुझे याद रहता है उसी से निकाल देती हूँ, लेकिन एक ये भी मेथड है कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो, दो इक्वेशन आएंगी उनका सॉल्यूशन करो तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस डी बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये अगर ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करती है, दो लाइनें आ रही हैं जो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल कब आएंगी, जब आपका पहली का स्लोप दूसरी के स्लोप के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। अगर ये नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि अगर ये जो पेयर है ये आपका पैरेलल लाइंस का पेयर है, ठीक है, और आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला कह रहा है क्या रहेगा, 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस एफ किसके लिए यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे वाई के साथ यूज हो रहा है ना, वाई का जो भी कोऑर्डिनेट है, एफ स्क्वायर माइनस अगर आप एफ स्क्वायर लोगे तो यहाँ बी और सी लोगे। ठीक है, सी जो भी कांस्टेंट टर्म है, बी और सी लोगे, क्योंकि यहाँ पे वाई का लिया है आपने एफ, तो यहाँ पे भी वाई का ही लोगे बी, और नीचे क्या रहेगा, फिर नीचे रहेगा बी ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। या तो ये निकाल लो, ये भी वही आएगा, या फिर दूसरा इसी को चेंज कर सकते हैं, एक्स के भी यूज कर सकती हूँ। एक्स के साथ क्या लेते हो आप, जी, तो जी का स्क्वायर, फिर एक्स के साथ क्या लेते हो, ए सी, बाय में यहाँ देखो बी लिया था तो यहाँ बी था, अब ए लिया है तो यहाँ बाहर ए ही आएगा, ए प्लस बी है ये। ठीक है, ए प्लस बी, तो या ये फॉर्मूले से निकाल लो या ये फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये याद करने का तरीका क्या है, ये जो है यहाँ पे वही है, ए बी बी। अगर आप ऊपर वाले दोनों कोफिशिएंट एक्स के यूज कर रहे हो तो दोनों एक्स के करोगे, अगर एफ यूज किया तो बी यूज करोगे, अगर जी यूज किया तो आप ए यूज करोगे। सी कांस्टेंट टर्म है वो रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगा, है ना, और ये ए प्लस बी है ये भी चेंज नहीं होगा। तो ये पैटर्न है एक, आप याद रख सकते हो, ये याद रखना है। ठीक है, अब याद रखने की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको ये लगता होगा कि मैं इतने फॉर्मूले कैसे याद करूंगा। जैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, फिर न्यूमेरिकल लगाऊंगी। ठीक है, जैसे ही मैं पीडीएफ दूंगी न्यूमेरिकल लगाऊंगी, आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे, आप पीडीएफ भी कर लोगे। मैं भी यहाँ पे बार बार फॉर्मूलाज को यूज करूंगी, लिखूंगी, बोलूंगी, तो आपके माइंड में याद चाहे ना हो लेकिन देखते ही आपको याद आएगा कि हाँ ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपका तरीका ये रहेगा कि आपने कर लिया, रात को बैठोगे, रात को जैसे ही बैठोगे या सुबह बैठोगे पढ़ने के लिए, जो भी आपके पास टाइम है पढ़ने का, आप कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले बिना किसी चीज को देखे आप खुद ही याद रखोगे कि वो काटती है, वो परपेंडिकुलर है, वो इमेज है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये इमेज निकालनी है, मैं कैसे निकालता हूँ, ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। अगर मेरे पीडीएफ में 14 फॉर्मूले हैं तो आप बिना देखे 10 तो अपने आप जरूर लिख पाओगे। ठीक है, फिर जो रह गए आपके उन्हें देखोगे कौन सा छूट गया, फिर उन्हें भी आप याद करके उसमें भी लिखोगे। तो जैसे ही आप ये पैटर्न से 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे ना बार बार, तो अपने आप याद हो जाएंगे। रफ पेज पे आपको लिखना है, रफली लिखना है, अपने लिए लिखना है। ठीक है, तो ये तरीका था फॉर्मूलाज को लर्न करने का, और ये लर्न होते हैं, हो जाते हैं और मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या गिवन है, आगे वो कह रहा है कि जैसे अभी यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात हुई, तो पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होती है, वो ये कह रहा है कि पैरेलल लाइंस की पहचान ये होती है कि देखो आपने अभी अभी किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो क्या आ जाता है, 0। जैसे ही ये 0 आता है, एक आपने किया था कि ये अगर आपके पास आता है ग्रेटर देन 0, और एक आपने किया था ये आता है आपके पास लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी लाइन हुई, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टेंट हुई, और अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, या फिर पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल कब होगी, जब h बाई ए किसके इक्वल हो, b बाई h के इक्वल हो, और फिर बाद भी रहेगा, क्या रहेगा, g बाई f। देखो h बाई a, b बाई h और f g बाई f, यानी h बाई a ने देख लो चेक करके क्या आएगा, फिर आप b बाई h देख लो कि वो क्या रहेगा, फिर आप क्या देखोगे, f और g को देखोगे, g बाई f को देखोगे। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आई तो आप कहोगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या फॉर्मूला है? आगे फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, खत्म हो गया ये, फिर सारे फॉर्मूला जो है वो खत्म हो गए पेयर और स्ट्रेट लाइन को। अब हम इकट्ठा लगाएंगे न्यूमेरिकल, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होगा, जिसमें स्ट्रेट लाइन भी होगा, पेयर और स्ट्रेट लाइन भी होगा। और हम 2 क्लास होंगी जो पक्का होंगी, जो न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो ये वाली क्लास आज इतना काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।